दोस्तों, पठार के बारे में आप क्या जानते हैं? आखिर पठार किसे कहते हैं? दरअसल पठार आमतौर पर समतल शीर्ष और ऊंचे टेबल लैंड जैसी स्थलाकृतियों या लैंडफॉर्म्स को कहते हैं, जो अपने आसपास के क्षेत्रों से कम एक और तेजी से उभरी हुई होती हैं, जैसे कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार। आज का यह सेशन भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में है। तो आइए बिना किसी देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर भारत की उत्तरी मैदान से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो आपको एक अनियमित त्रिकोण जैसी पठारीय संरचना दिखाई देगी, जिसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक सतत पठार न होकर बहुत सारे छोटे पठारों और पहाड़ी श्रृंखलाओं का समूह है। यह समूह उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला का ही विस्तार माने जाने वाली दिल्ली रिज, पूर्व में राजमहल पहाड़ियां, पश्चिम में गिर रेंज और साउथ में कार्डमम हिल्स तक फैला है। उत्तर पूर्व में स्थित शिलोंग और कार्बी आंगलोंग पठार को भी इसी का विस्तार मानते हैं। इस तरह प्रायद्वीपीय पठार लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच है, जो सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। अगर प्रायद्वीपीय नदियों के प्रवाह पैटर्न पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, जो कि प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य ढलान की ओर इशारा करता है। पर यहाँ नर्मदा और ताप्ती नदियां इस सामान्य प्रवृत्ति का अपवाद हैं, जो दरार घाटी से होकर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। प्रायद्वीपीय पठार बेहद स्थिर ब्लॉक है। यह पृथ्वी के सबसे पुराने भू आकृतियों में से एक है। यह हजारीबाग का पठार, पलामू का पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार और कर्नाटक का पठार जैसे पटभूमि पठारों की श्रृंखला से मिलकर बना है। पटभूमि पठार सपाट शीर्ष वाले ऊंची भू आकृतियां होती हैं। ये चरणबद्ध श्रृंखला के फॉर्म में एक दूसरे से भ्रंश घाटियों या नदी घाटियों के माध्यम से अलग होती हैं। वहीं अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की संरचना की बात करें तो ये आर्कियन नीस और शिष्ट चट्टानों से मिलकर बनी है। चूंकि आप यह जान चुके हैं कि प्रायद्वीपीय पठार असल में एक सतत पठार न होकर बहुत सारे छोटे पठारों, नदी बेसिनों और घाटियों द्वारा बीच बीच में अलग हुई कई पहाड़ी श्रृंखलाओं का एक समूह है। तो आइए अब हम उन पहाड़ी श्रृंखलाओं को एक एक कर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है मारवाड़ या मेवाड़ का पठार, जो पूर्वी राजस्थान में स्थित है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मारवाड़ का मैदान और मारवाड़ का पठार दोनों अलग अलग हैं। मारवाड़ का मैदान अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है, जबकि मारवाड़ का पठार अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। मारवाड़ पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 250 से 500 मीटर तक है। वहीं इसकी ढलान आमतौर पर पूर्व की ओर देखी गई है। अगर हम मारवाड़ पठार की रचना की बात करें तो ये विंध्यन काल के बलुआ पत्थर, शैल और चूना पत्थर से मिलकर बना है। यहाँ की प्रमुख नदियों में अरावली से निकलने वाली बाणर नदी और उसकी दूसरी सहायक नदियां जैसे बेरच और खारी उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती हैं। इन नदियों के बहाव के चलते जो कटाव हुआ है, उसके कारण ही पठार का शीर्ष एक रोलिंग मैदान की तरह दिखाई पड़ता है। रोलिंग मैदान पूरी तरह से फ्लैट लैंडफॉर्म नहीं होते, ये थोड़े से उठाव और धसाव से बने लैंडफॉर्म्स होते हैं। अब मारवाड़ पठार के पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जहां दूसरे पठार के तौर पर सेंट्रल हाईलैंड स्थित है। इसे मध्य भारत का पठार भी कहा जाता है। इस पठार का ज्यादातर भूभाग चंबल नदी के बेसिन से बना हुआ है, जो दरार घाटी से होकर बहती है। चंबल की सहायक नदियां जैसे काली, सिंध, बनास, परवन और पार्वती इस क्षेत्र को और समृद्ध बनाती हैं। इन नदियों के कारण ही मेवाड़ पठार की तरह सेंट्रल हाईलैंड भी एक रोलिंग पठार है। इसके बीच में बलुआ पत्थर से बनी हुई गोलाकार पहाड़ियां भी दिखाई देती हैं। वहीं सेंट्रल हाईलैंड के उत्तर में चंबल नदी द्वारा किए गए कटाव से बीहड़ या बैडलैंड संरचना का विकास हुआ है, जो कि चंबल नदी बेसिन की एक खास भू आकृति है। अब अगर हम सेंट्रल हाईलैंड से थोड़ा पूर्व की ओर बढ़ें तो यहाँ बुंदेलखंड अपलैंड दिखाई देगा। इस अपलैंड के उत्तर में यमुना नदी, पश्चिम में मध्य भारत का पठार, पूर्व और दक्षिण पूर्व में विंध्यन रेंज और दक्षिण में मालवा का पठार है। बुंदेलखंड अपलैंड का उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में ही लगभग बराबर विस्तार है। यह बहुत सी गहरी घाटियों से अलग अलग हिस्सों में बटा है। यह मूलतः ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से मिलकर बना है। इसी वजह से इसे बुंदेलखंड नीस भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बनी छोटी छोटी पहाड़ियों की एक चेन देखने को मिलती है। अगर हम इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई की बात करें तो यह समुद्र तल से 300 से 600 मीटर के बीच है, जबकि यहाँ की ढलान विंध्यन रेंज से यमुना नदी की ओर है। इसके अलावा यहाँ से बहने वाली नदियों की बात करें
तो बेतवा, धसान और केन यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों के द्वारा किए गए कटाव से यह पूरा क्षेत्र एक लहरदार जैसी संरचना में तब्दील हो गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि यह क्षेत्र खेती के लिहाज से कारगर साबित नहीं हो सका। बुंदेलखंड के बाद अगर हम मालवा पठार की ओर बढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये दक्षिण में विंध्य पहाड़ियां, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, उत्तर में मध्य भारत के पठार और पूर्व में बुंदेलखंड के बीच स्थित एक त्रिकोणीय पठार है। इसका विकास ज्वालामुखी से निकले लावा से हुआ है। इसकी ढलान सामान्य तौर पर उत्तर की तरफ है, जहाँ इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है। वहीं ढलान की वजह से यह उत्तर में घटकर 500 मीटर रह जाती है। अब पठार के अपवाह पैटर्न पर गौर करें तो यहाँ मूलतः दो तरह के अपवाह तंत्र मौजूद हैं। एक नर्मदा, तापी और माही नदियों से बना है, जिसका निकास अरब सागर की तरफ है। दूसरा चंबल और बेतवा नदियों का तंत्र है, जिसका निकास यमुना के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में होता है। इस पठार के उत्तरी क्षेत्र में चंबल के बीहड़ों का विस्तार है, जो कि उसकी दाहिनी तट की सहायक नदियों जैसे काली, सिंध और पार्वती द्वारा विच्छेदित भी हैं। मालवा पठार के बाद अब मध्य भारत में स्थित मैकाल रेंज के पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जहां बघेल खंड का पठार है। बघेल खंड की उत्तरी सीमा का विस्तार सोन नदी तक है। सोन नदी प्रणाली बघेल खंड के उत्तरी अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, जबकि दक्षिण में महानदी प्रणाली के अपवाह तंत्र का विकास है। इस तरह पठार के बीच का भाग वाटर डिवाइडिंग का काम करता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो बघेल खंड पठार की सामान्य ऊंचाई 150 मीटर से 1200 मीटर तक के बीच है। इससे यहाँ की सतह का उभार बेहद असमान है। उभार के साथ साथ इसकी संरचना भी समान नहीं है। इस पठार का पश्चिमी भाग चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बना है, जबकि पूर्वी भाग ग्रेनाइट से। बघेलखंड पठार के पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। यह एक तरह से भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी विस्तार को बताता है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड के ज्यादातर हिस्से, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में फैला है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से महज 700 मीटर है और यह मुख्यतः गोंडवाना चट्टानों से बना है। इस पठार में अलग अलग दिशाओं से दामोदर, स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और बराकर जैसी बहुत सी नदियां और धाराएं बहती हैं। इससे यहाँ बड़े पैमाने पर जल निकासी घाटियां विकसित हुई हैं। इन घाटियों में नदियों के द्वारा बनाया हुआ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का विकास हुआ है। इस क्षेत्र की सबसे अनूठी विशेषता यहाँ का गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, जो भारत को बड़े पैमाने पर कोयले की आपूर्ति करता है। यहाँ के प्रमुख दामोदर नदी इस क्षेत्र के लगभग बीच से एक दरार घाटी के सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। दामोदर नदी घाटी के उत्तर में स्थित भाग को हजारीबाग का पठार कहते हैं। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है, पर इस पठार के पूर्वी हिस्से में स्थित पारसनाथ पहाड़ी 1300 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में और भी बहुत सी अलग अलग पहाड़ियां मौजूद हैं। नदियों द्वारा बड़े पैमाने पर कटाव की वजह से इस क्षेत्र में पेनी प्लेन यानी संप्राय मैदान का विकास हुआ है। दामोदर नदी घाटी के दक्षिण में स्थित हिस्से को रांची का पठार कहते हैं। इस पठारी क्षेत्र में जगह जगह पर मोनार्ड या शंक्वाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं। मोनार्ड कटाव रोधी चट्टानों से बने वे अलग अलग पहाड़ियां या कटके हैं, जो एक पेनी प्लेन में भारी कटाव के बाद अपने आसपास के लेवल से अकेले ऊंचे दिखाई देते हैं। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर बेसाल्टिक लावा प्रवाह से बने राजमहल हिल्स स्थित है। यहाँ इन हिल्स का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ है, जबकि इनकी औसत ऊंचाई 400 मीटर के आसपास है। राजमहल पहाड़ियों के आगे पूर्व में एक आयताकार ब्लॉक की तरह मेघालय या फिर शिलोंग का पठार स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। गारो राजमहल गैप इसे प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य ब्लॉक से अलग करता है। गारो राजमहल गैप का फॉर्मेशन डाउन फॉल्टिंग की वजह से हुआ था। डाउन फॉल्टिंग के तहत धरती का एक ब्लॉक अपने आसपास के मुकाबले कुछ नीचे धंस जाता है। जानकारों की माने तो समय के साथ गंगा और इसकी सहायक नदियों द्वारा इस धंसे हुए हिस्से को भर दिया गया। इससे गारो राजमहल गैप का निर्माण हुआ। अगर मेघालय के पठार की बात करें तो यह उत्तर में ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर झुका है, जबकि दक्षिण में ये मेघना और सूरमा घाटी की ओर झुका है। वहीं इसकी पश्चिमी सीमा कमोबेश बांग्लादेश की सीमा से लगती है। यहाँ की पहाड़ियों की बात करें तो इसके पश्चिमी भाग में गारो हिल्स, पूर्वी भाग में खासी और जयंतिया हिल्स और सुदूर पूर्वी भाग में मिकिर हिल्स स्थित हैं। 1961 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट शिलोंग इस पठार का सबसे उच्चतम बिंदु है। दोस्तों, इस तरह अब तक हमने प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम से पूर्व दिशा में फैले छोटे छोटे खंडों को कवर किया है। इस दौरान हमने देखा कि ये कैसे
पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में उत्तर पूर्वी भारत तक फैला हुआ है। अब हम थोड़ा दक्षिण दिशा की ओर अगर बढ़ें, जहां प्रायद्वीपीय पठार का बाकी हिस्सा दक्कन का पठार हमारा इंतजार कर रहा है। दक्कन का पठार त्रिकोणीय आकार लिए लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यह उत्तर पश्चिम की ओर सतपुड़ा और विंध्यन रेंज, उत्तर में महादेव और मैकाल रेंज, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा है। इसकी सामान्य ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की तरफ घटती जाती है। दक्षिण में इसकी ऊंचाई तकरीबन 1000 मीटर तक है, वहीं उत्तर में यह गिरकर 500 मीटर तक रह जाती है। यहां बहने वाली प्रमुख नदियों के प्रवाह पैटर्न को देखें तो इसका सामान्य बहाव भी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। यहां बहने वाली प्रमुख नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ने पूरे दक्कन के पठार को बहुत से छोटे छोटे पठारों में विभाजित कर दिया है। तो आइए अब जानते हैं दक्कन के पठार में स्थित इन छोटे पठारों के बारे में। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के पठार से करते हैं। महाराष्ट्र के पठार का फैलाव ज्यादातर महाराष्ट्र राज्य में ही है। यह दक्कन के पठार के उत्तरी भाग को डिफाइन करता है। इसका तकरीबन पूरा क्षेत्र ज्वालामुखीय लावा के बेसाल्टिक चट्टानों से बना है। दक्कन ट्रैप का ज्यादातर क्षेत्र दक्कन के पठार के इसी हिस्से में देखने को मिलता है। दक्कन ट्रैप भारत के प्रायद्वीपीय पठार के उस बड़े से हिस्से को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति आज से लाखों साल पहले क्रिटेशियस काल के आखिर में शांत ज्वालामुखीय विस्फोट से हुई थी। इसी के चलते यह पूरा क्षेत्र लावा के बेसाल्टिक चट्टानों की परतों से बना है और इन्हीं बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से यहाँ काली कपासी मिट्टी का विकास हुआ जिसे रेगुर कहते हैं। महाराष्ट्र पठार से थोड़ा दक्षिण की तरफ बढ़ें तो आपको कर्नाटक या मैसूर का पठार देखने को मिलेगा। बड़े पैमाने पर अपक्षय और क्षरण की वजह से इसका विकास एक रोलिंग पठार के तौर पर हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली बहुत सी नदियां कर्नाटक के पठार को जगह जगह से अलग करती हैं। तुंगभद्रा और कावेरी जैसी प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह भी इसी पठारी क्षेत्र में है। स्थलाकृति विविधता की वजह से ही कर्नाटक पठार को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है मलनाड। कन्नड़ भाषा में इसका मतलब होता है पहाड़ी देश। ये क्षेत्र गहरी घाटी और पहाड़ियों के द्वारा कई टुकड़ों में बटा हुआ है। वहीं इसके दूसरे हिस्से को मैदान कहते हैं, जो कि एक रोलिंग मैदान है। यहाँ कम ऊंचाई की ग्रेनाइट पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। कर्नाटक पठार पश्चिमी और पूर्वी घाट की वजह से दोनों ओर से सिकुड़ा हुआ है और आखिर में नीलगिरी हिल्स से जाकर यह मिल गया है। कर्नाटक पठार के पूर्व में तेलंगाना पठार स्थित है। यह आर्कियन नीस और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना है। हालांकि यहाँ स्थित प्रसिद्ध गोदावरी घाटी, जो अपने कोल फील्ड्स के लिए भी जानी जाती है, वहां गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। इस तरह 2 अलग अलग रॉक सिस्टम से बने होने के कारण यह क्षेत्र खनिजों से भरा पूरा है। अगर तेलंगाना पठार की ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 500 से 600 मीटर के बीच पाई जाती है, पर इसका दक्षिणी भाग इसके उत्तरी भाग के मुकाबले ज्यादा ऊंचा है। गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार इस क्षेत्र से अपवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं। दक्कन के इस पठारी क्षेत्र को फिलहाल के लिए छोड़ दें और यहां से थोड़ा सा उत्तर की तरफ बढ़ें तो आपको इस पठारी क्षेत्र में एक मैदानी क्षेत्र भी दिखाई देगा। दरअसल इसे छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान प्रायद्वीपीय पठार का अकेला मैदानी क्षेत्र है जो तकरीबन एक तश्तरी के आकार का है। यह मैदान ऊपरी महानदी बेसिन में स्थित है तथा मैकाल रेंज और ओडिशा पहाड़ियों के बीच है। यह पूरा बेसिन चूना पत्थर और शेल की चट्टानों से मिलकर बना है। इसकी सामान्य ऊंचाई 250 मीटर से 330 मीटर के बीच है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। यहाँ दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ के मैदान से ही जुड़ा एक पठारी क्षेत्र है। भूगोल के कुछ जानकार इसे प्रायद्वीपीय पठार का एक अलग भाग भी मानते हैं। यह वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। शायद आपने कभी गौर किया हो तो दंडकारण्य का जिक्र हमें रामायण में भी देखने को मिलता है। अगर इसके मौजूदा विस्तार की बात करें तो दंडकारण्य पठारी क्षेत्र पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियों से लेकर पूरब में पूर्वी घाट तक फैला है। यहाँ यह न केवल छत्तीसगढ़ राज्य बल्कि ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के भी कुछ क्षेत्रों को कवर करता है। यह एक घने वन वाला पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ मूल रूप से गोंड, मुरिया, अबूझमारिया और हल्बा जैसी जनजातियां रहती हैं। यह क्षेत्र धारवाड़ क्रम की चट्टानों की वजह से एक संसाधन संपन्न क्षेत्र है। यहाँ बड़ी तादाद में लौह अयस्क पाए जाते हैं। इंद्रावती यहाँ की प्रमुख नदी है जो आगे जाकर गोदावरी में मिल जाती है। तो इस तरह भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बस इतना ही। अगले सेशन में किसी और खास टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इससे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें। आपके रिस्पॉन्स का हमें इंतजार